So welcome to all of you. So in this class we'll discuss about the हर्षवर्धन. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था गुप्त पीरियड. ठीक है, गुप्त पीरियड के बारे में डिस्कस किए थे. मैं बता दूं, गुप्त पीरियड के बाद द मोस्ट पावरफुल किंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज द हर्षवर्धन. ठीक है, गुप्त साम्राज्य के बाद मतलब प्राचीन भारत का सबसे पावरफुल किंग जो थे वो है हर्षवर्धन. और हर्षवर्धन के बाद जो है एक तरफ से डिक्लाइन होता गया और फिर जो है मेडिवल हिस्ट्री का शुरुआत होना स्टार्ट होता है. फिर जो है इस्लामिक रूल, ठीक है, महमूद घोरी, ठीक है, महमूद अब गजनी, ये सब जो है भारत के ऊपर जो है विदेशी आक्रांत आक्रमण करते हैं. फिर जो है मध्यकालीन भारत या इस्लामिक रूल जो है स्टार्ट होता है. तो कह सकते हो कि हिंदू के वन ऑफ द पावरफुल रूल, ठीक है, जो कि हर्षवर्धन कह सकते हो कि अंतिम शासक थे हिंदुओं के पावरफुल रूल के बारे में. ठीक है, क्लियर है? तो चलिए डिटेल में हम जो है डिस्कस करते हैं उनके बारे में. देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, यहां पर देख रहे हैं आप लोगों, ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी का नाम क्या है? पुष्यभूति. ठीक है, उसके जो पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है, के जो फाउंडर हैं वो खुद पुष्यभूति हैं. और उसके जो इंपोर्टेंट रूलर हैं, ठीक है, प्रभाकरा जो है इंपोर्टेंट रूलर है. उसका दो बेटा था, एक है राज्यवर्धन, एक है हर्षवर्धन. ठीक है, राज्यवर्धन, एक है हर्षवर्धन. ठीक है, उसमें से सबसे इंपोर्टेंट रूलर जो है हर्षवर्धन है. ही ऑलमोस्ट रूल फॉर 40 इयर्स. 40 साल तक उसने शासन किए थे हर्षवर्धन. ठीक है, आई डिटेल में हम लोग जो उन सब के बारे में बात करेंगे. देखिए, सबसे पहला चीज है, ठीक है, कि हर्ष, उसको जो है हर्ष भी कहा जाता है. हर्ष को जो है हर्षवर्धन कहा जाता है. उनका जो टाइम पीरियड है 600 से लेकर 647 मतलब सेंचुरी मतलब ये तक. ठीक है, एंड यहां पर जो है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच में एक तरफ से ट्रांजिशन हुआ था. दिस वाज द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द एंशिएंट हिस्ट्री एंड द मेडिवल हिस्ट्री. प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में जो बदलाव होना स्टार्ट हुआ था, दिस इज द पीरियड. ठीक है, और हर्ष was the last ruler of the Vardhanad Empire and the final great empire of the ancient India before the Islamic invasion. उसके बाद जो है इस्लामिक इन्वेजन हुआ था. ठीक है, इस्लाम जो है आए थे, महमूद घोरी, महमूद गजनी, उसके बाद सारे लोधी, सारे जो दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं, कौन कौन सा वंश है? 5 वंश है दिल्ली सल्तनत में. गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश. ठीक है, उसके बाद जो है मुगल आएंगे. ठीक है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब आएंगे. लेटर मुगल्स ये सब आएंगे. बट यहां से, ठीक है, जो है चल रहा था. ठीक है, सो एंड यहां पर देखो अराउंड, देखो हर्ष का जो टाइम पीरियड, हर्ष इज नोन एज हर्षवर्धन. ठीक है, हर्ष जो है, हर्ष ही है, हर्षवर्धन है. ठीक है, उसके साथ साथ जो है उनका जो ट्रांजिशनल टाइम जो है, ट्रांजिशनल फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल पीरियड. ठीक है, एंशिएंट टू मेडिवल पीरियड. ठीक है, देन उसके बाद जो है ये 600 से लेकर 647 तक है. उसके बाद हर्ष वाज द लास्ट, अंतिम शासक of the Vardhana Empire and the final great empire of the ancient India before the Islamic invasion. उसके बाद मोहम्मद गजनी जैसा इंसान भारत को 17 बार 17 टाइम्स लूटा था. ठीक है, 17 टाइम्स लूटा था मोहम्मद गजनी जैसा इंसान. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग आए थे भारत के ऊपर. ठीक है, लेकिन हाँ, एक कह सकते हो कि अंतिम शासक, मेन शासक हुआ करते थे. ठीक है, उसके साथ जो है he rose to power after the decline of the Gupta Empire. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि गुप्त एम्पायर जिसमें जो शासन थे, चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, देन उसके बाद जो है चंद्रगुप्त 2 के बाद, ठीक है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त. तो स्कंदगुप्त के बाद जो है गुप्त वंश का जो है पतन हो गया था. खासकर जो है हुन्स इन्वेशन था,
गुप्त का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना पावरफुल, इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। और वहाँ के जो छोटे छोटे किंगडम है, जैसे कि सतभावना है, ठीक है, साउथ की किंगडम है, उसके साथ साथ जो कलिंग है, ये सब जो है गुप्त से अलग हो रहा था। तो गुप्त का एक तरफ से वीक सक्सेसर थे, तो गुप्त का एक तरफ से पतन हो गया था, ठीक है। तो गुप्त के पतन के बाद एक तरफ से कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में सबसे पावरफुल जो डायनेस्टी आया था वो है हर्ष का। हर्ष का एंड हर्ष हाँ, देन हर्ष कैपिटल वाज कन्याकुब्जा, ठीक है। हर्ष का जो कैपिटल था वो है कन्याकुब्जा, मॉडर्न डे ऑफ कानपुर, ठीक है। मॉडर्न डे ऑफ क्या है? मॉडर्न डे ऑफ कानपुर। Just give me 1 minute. ठीक है, जस्ट 1 मिनट है। ओके, चलिए। हाँ, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन का जो कानपुर कैपिटल जो था वो है कानपुर में, ठीक है। उसको कहा जाता था पहले, दैट इज नोन एज कन्याकुब्जा, ठीक है, कन्याकुब्जा, ठीक है, कन्याकुब्जा। तो आधुनिक जो है दैट इज नोन एज कानपुर जो है उसका राजधानी था, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो है वो 4 दशक तक रूल किए थे। ऑलमोस्ट ही रूल फॉर 4 डिकेड्स, यानी कि 40 साल के आसपास जो है हर्षवर्धन रूल किए थे। कोई भी शासक इतना टाइम तक रूल करना तो जाहिर सी बात है इम्पैक्टफुल होगा, तभी जाकर रूल कर पाएगा, ठीक है। जिसमें से औरंगजेब औरंगजेब 51 ईयर तक रूल किए थे। उसके बाद जो है अकबर 50 ईयर्स तक रूल किए थे। हर्षवर्धन ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक रूल किए थे। सो दीज आर द पावरफुल रूलर, दैट्स व्हाई दे रूल फॉर दिस लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। उसके बाद जो है he known for his patronage of art, literature and learning as well as his support for Buddhism, ठीक है। उन्होंने जो है साहित्य, कला, आर्ट, लिटरेचर, लर्निंग, उसके साथ साथ जो है बुद्धिज्म को सपोर्ट किए थे। हालांकि इनिशियल स्टेज में वो सिविज्म को सपोर्ट किए थे, उसके बाद जो है बुद्धिज्म का हीनयान को सपोर्ट किए थे, और फाइनल स्टेज में उन्होंने बुद्धिज्म का महायान को उन्होंने सपोर्ट किया था। मतलब वो 2 बुद्धिज्म को सपोर्ट किए थे, बट वो जो है एक तरफ से रिलीजियंस, मतलब सभी धर्म को रेस्पेक्ट करने वाला पॉलिसीज, मतलब ही हैज अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द ऑल द रिलीजन। सभी धर्म को रेस्पेक्ट करते थे अपने टाइम पे। ये जो है कह सकते हो कि हर्षवर्धन का खासियत था कि रेस्पेक्ट फॉर ऑल द, जिस प्रकार से अशोका थे, अशोका भी सभी धर्म को रेस्पेक्ट करते थे, उस प्रकार से हर्षवर्धन भी सभी धर्म को, मतलब रिलीजियस कह सकते हो, रिलीजियस के मामले में इनटॉलरेंट नहीं थे। धर्म सहिष्णु जिसको कहा जाता है, धर्म को लेके सबको जो है रेस्पेक्ट करते थे, धर्म को लेके सभी धर्म को रेस्पेक्ट करते थे। दो इनिशियल स्टेज में वो हिंदुइज्म अपनाया था, सेकेंड स्टेज में दो उन्होंने बुद्धिज्म का हीनयान अपनाया था, और लेटर स्टेज में बुद्धिज्म का वो अपनाए थे, दैट इज नोन एज महायान को अपनाया था, ठीक है। तो ये था। एंड हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन स्किल एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेड्स कॉमर्स कंट्रीब्यूटेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज एम्पायर। जाहिर सी बात है उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल था वो काफी बेहतर था,
प्रशासनिक स्किल जो है वो काफी बेहतर है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी, उसका कंपैरिजन, उसका जो कंट्रीब्यूशन जो है काफी बेहतर था। ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हो जैसे कि गुप्त पीरियड में, ठीक है, गुप्त पीरियड में, ठीक है, कि जो गुप्त का टाइम पीरियड है, दिस इज द गुप्त टाइम पीरियड, दिस इज द गुप्त टाइम पीरियड। गुप्त वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज, स्वर्ण काल था। गुप्त पीरियड जो है स्वर्ण काल था। बट गुप्त गुप्त पीरियड जो है 550 एडी, ठीक है, 550 एडी में एंड हो गया था गुप्त पीरियड। ठीक है, तो 550 एडी होने के बाद देखो पीरियड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड डिसयूनिटी दैट इज इन नॉर्दर्न इंडिया। ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा एम्पायर, ठीक है, वो चंद्रगुप्त वन, देन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के एंड के बाद, स्कंदगुप्त के एंड के बाद गुप्त वंश का एक तरफ से कंप्लीटली पतन तो नहीं हो गया था, बट डिक्लाइन हो गया था, पतन हो रहा था। क्योंकि उसका रीजन क्या है, उसका वीक सक्सेसर है रीजन। हुन्स जो है जो इन्वेजन किए थे, ठीक है, हुन्स जो है इन्वेजन किए थे। उसके साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन इतना पावरफुल नहीं था। उसके साथ जो फ्री ग्रांट ऑफ लैंड जो जमीन को देते थे परमानेंटली वो भी देते थे। ये सब रीजन की वजह से और अपने अपने जो कमजोर होने की वजह से जो स्टेट था गुप्त कंट्रोल के अंदर, सतभावना, ठीक है, उसके साथ साथ जो है कलिंग, ठीक है, उसके साथ साउथ की डायनेस्टी, ये सब गुप्त से अलग हो गया था। तो गुप्त छोटा रह गया था गुप्त पीरियड, तो गुप्त पीरियड का डाउन हो गया था। तो गुप्त पीरियड के बाद ही जो आए थे वो है हर्षवर्धन आए थे। देखिए, तो गुप्त पीरियड के टाइम पे देखो द मोजर पार्ट ऑफ द टेरिटरी कंक्वर्ड बाय द गुप्तस रूल्ड बाय द फ्यूडिटरीज। फ्यूडिटरीज मतलब जैसे कि गुप्त शासन में कुछ एरिया डायरेक्टली गुप्त रूल करते थे, और जो गुप्त पीरियड के टाइम पे रूल नहीं कर पाते थे उसको जो है जो फ्यूडिटरीज, मतलब अगर कोई राजा को हराएंगे तो वो लोग जो है राजा को टैक्स देंगे, बट वो अपना रूल वो खुद से करेंगे, अपना जो है रूल खुद से करेंगे, जिसको फ्यूडिटरीज कहा गया है। ठीक है, ऐसे कई सारे राज्य था गुप्त के टाइम पे। वो एक तो कुछ में डायरेक्ट कंट्रोल, कुछ में इनडायरेक्ट कंट्रोल कह सकते हो। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल, तो एक इनडायरेक्ट कंट्रोल में जो था वो है एक जगह था, एक करते थे वो है पुष्यभूति, जिसको इंडायरेक्ट फ्यूडिटरीज हुआ करते थे। पुष्यभूति जो है इंडायरेक्ट, जिसको वर्धनास भी कहा जाता है, वो जो है शासन कर रहे थे, ठीक है, इनडायरेक्टली। और मैं एक चीज बता दूं, जो अगर अगर पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो खुद जो है पुष्यभूति हैं, उन्हीं के नाम पे पुष्यभूति हुआ था। पुष्यभूति के फाउंडर हैं वो खुद हैं, उन्हीं के नाम पे हुआ था। तो ये गुप्त एम्पायर के डिक्लाइन के बाद हुआ था। ठीक है, ये अपने आप को भी पुष्यभूति जो है इंडिपेंडेंट स्टेट कर दिया गया था। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी अलग हो गया था। और फर्स्ट इंपोर्टेंट किंग जो है, फर्स्ट इंपोर्टेंट किंग जो है प्रभाकर, पुष्यभूति का पहला इंपोर्टेंट राजा, सबसे इंपोर्टेंट पहला राजा जो है वो है प्रभाकरन था। हालांकि प्रभाकरन जो वर्धनास के जो है दो बेटे हुआ करते थे, बड़ा बेटा जो है राज्यवर्धन और छोटा बेटा जो है हर्षवर्धन। ठीक है, तो पुष्यभूति डायनेस्टी के जो इंपोर्टेंट राजा प्रभाकर थे, उनके दो बेटा था, एक है राज्यवर्धन, एक है हर्षवर्धन। ठीक है, उसमें से सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है हर्षवर्धन है, इंपोर्टेंट जो रूलर है वो है हर्षवर्धन है। ठीक है, अब यही समझाया था देखो। ठीक है, सबसे पहले जो इंपोर्टेंट रूलर, इंपोर्टेंट किंग जो है वो है प्रभाकरन, उनके दो बेटा, एक राज्यवर्धन और एक है हर्षवर्धन, उनके दो बेटा। ठीक है, और उस टाइम पे देखिए ये जो है पुष्यभूति, ये जो एरिया है देखो, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, दिस इज नोन एज पुष्यभूति। ये जो है ये केवल इतना एरिया रह गया था। ठीक है, गुप्त के टाइम पे देखो ये सब टोटल एरिया जो है, ये सब टोटल एरिया हुआ करता था गुप्ता के टाइम पे। बट ये जो दिल्ली के आसपास जो एरिया है, ठीक है, दिल्ली के आसपास जो एरिया है, दिस इज नोन एज, ये एरिया जो है पुष्यभूति, मतलब कितना कम रह गया था। हालांकि ये अलग बात है कि हर्षवर्धन जो है अपने टाइम पे कन्क्वर करेंगे बहुत सारा एरिया को। तब जाके फिर से जो है एक तरफ से कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे डोमिनेटिंग एंड सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाले हो जाएंगे। ओमकार सी और बीसी चल रहा है। ये जो है देखो,
बीसी नहीं चल, बिफोर क्रिस्ट नहीं, सी सी चल रहा है, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट नहीं, एडी चल रहा है, उसका मतलब है एडी, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट नहीं है, एडी है ये। चलिए, तो ये जो एरिया है दैट इज द एरिया ऑफ द पुष्यभूति, ठीक है, पुष्यभूति का एरिया है जो नॉर्थ दिल्ली के आसपास, ये जो केवल ये एरियाज है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये सिंध एरिया है, ये उज्जैन है, ये बल्लभी है, ये विदिशा है, मलवा है, प्रयाग है, ये कनौज है, मथुरा, अयोध्या, ये सब पाटलिपुत्र, ये सब एरियाज है, ठीक है ना। ये जस्ट केवल छोटा सा एरिया जो है प्रभाकर के टाइम पे था, छोटा सा एरिया जो है था, ठीक है। हालांकि ये लोग चाहते थे ये जो एरियाज है, खासकर जो है ये जो एरियाज है जहां पर मथुरा है, ठीक है, जिसको जो है मोखरीज कहा जाता है, मोखरीज, जिसमें जो है मथुरा है, जिसमें कनौज है, जिसमें अयोध्या है, ये एरिया को भी ये लोग कैप्चर करना चाहते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रभाकर। अब देखो, अब चीजें क्या होती है, अब देखो, हिस्ट्री एंड एक्सटेंड ऑफ द वर्धना एम्पायर, ठीक है, हिस्ट्री एंड एक्सटेंड ऑफ द वर्धना एम्पायर, ठीक है। वर्धन डायनेस्टी जिसको जो है पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा गया है, वर्धन डायनेस्टी को क्या कहा गया, पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा गया है, ठीक है। एंड हर्षवर्धन सक्सेस हिज एल्डर ब्रदर राजवर्धन एज द रूलर, ठीक है, जो एक्चुअली राजवर्धन को मार दिया गया था, राजवर्धन को मार दिया गया था, और उस टाइम पे हर्षवर्धन को केवल 16 साल हुआ था जब वो शासक बने थे, केवल जो है 16 साल हुआ था जब वो शासक बने थे, ठीक है। आप देख सकते हो कि वर्धन डायनेस्टी नोन एज द पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है, जो वर्धन वंश है जिसे पुष्यभूति वंश का रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर है। एंड देखो, मतलब गुप्ता एम्पायर के बाद ही ये शुरुआत हुए थे। हर्षवर्धन सक्सेस हिज एल्डर ब्रदर, उनका जो एल्डर ब्रदर्स है राजवर्धन, उनके बाद जो है वो हुए थे, कितना एज हुआ था उनको, 16 साल हुआ था उस टाइम पे, उत्तराधिकारी जब बने थे उनको जो है हर्ष को जो है 16 साल हुआ था, ठीक है। एंड द वर्धना एम्पायर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ड्यूरिंग द 7th century एंड द एंटायर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ रीजन में और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ठीक है, उत्तरी भारत और उत्तरी पश्चिम भारत में सबसे पावरफुल 7th सेंचुरी में, मतलब गुप्त पीरियड के बाद सबसे पावरफुल जो थे 7वीं शताब्दी में, ठीक है, वो है दैट इज नोन एज दे आर द, मतलब हर्षवर्धन के टाइम पे। इन द ईस्ट एम्पायर एक्सटेंड अप टू द मॉडर्न डे आसाम, ईस्ट में वो जो है आसाम की तरफ फैले हुए थे, एंड फ्रॉम द डाउन जो है नर्मदा रिवर की तरफ, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, मैप में दिखाऊंगा, मतलब हर्षवर्धन के टाइम पे ईस्ट में आसाम की तरफ, उस डाउन में जो है नर्मदा की तरफ। बट यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, प्रभाकर के टाइम पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये जो मोखोरीज, जहां पर मथुरा, कनौज एंड अयोध्या, उसको जो है वो कैप्चर, तो राज्यवर्धन जो है एक तरफ से, ठीक है, तो उनका राज्यवर्धन, ठीक है, उनके सिस्टर को जो है गृहवर्मन जो है शादी किए थे मेट्रोमोलायंस अलायंस के तौर पर, जिसकी वजह से ये मलवा के राजा दैट इज देवगुप्त एंड शशांक जो बंगाल के राजा जो है उसके अपोज में आए। देखो मैप में दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, देखो ये है पुष्यभूति डायनेस्टी, अब जो है राज्यवर्धन के टाइम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये है पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है, जो दिल्ली के आसपास है, ये जो है मुखरीज जिसमें मथुरा है, कन्नौज है, अयोध्या है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और बंगाल तो ऑब्वियसली इस तरफ रहेगा, बंगाल इस तरफ रहेगा और ये इस तरफ रहेगा, ठीक है, मलवा। तो अब जो है ये लोग चाहते थे कि इस एरिया जो मुखरीज का एरिया जिसमें मथुरा, अयोध्या और कनौज है, उसको जो है ये लोग जो है क्या चाहते थे, एक तरफ से अपने साथ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब ये तो पुराना नया चीज नहीं है, उसका मतलब है राजा महाराज जो है अपने परिवार के किसी भी लोगों को, उनके परिवार के किसी भी लोगों से शादी करवाते हैं, जिसकी वजह से दो परिवार एक होते हैं, दो परिवार एक होने के बाद जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तो राज्य भी एक होता है। तो इसीलिए उस टाइम पे जो राज्यवर्धन के जो सिस्टर थे
उनको शादी किया गया, राज्यवर्धन के सिस्टर को शादी किया गया, उनके जो मुखरीज के राजा थे उनसे शादी करवा दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, मुखरीज और पुष्यभूति दोनों एक साथ हो गए थे, दोनों एक साथ हो गए थे। बट दोनों जब एक साथ हुए थे, देखिए यहां पर, जैसे कि यहां पर जो है मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था पुष्यभूति एंड मुखरीज के बीच में, ठीक है। एंड पुष्यभूति के जो सिस्टर हैं, पुष्यभूति के जो सिस्टर हैं उनको जो है गृहबर्मन से जो है शादी, मतलब गृहबर्मन से शादी किया गया था, शादी हुई थी उनकी। तो इसलिए जो है पुष्यभूति डायनेस्टी और मुखरीज डायनेस्टी दोनों एक तरफ हो गए थे। लेकिन ये चीजें जो है मलवा का राजा देवगुप्ता को पसंद नहीं आया और शशांक जो बंगाल का राजा को पसंद नहीं आया, और दोनों मिलकर, मलवा का राजा और बंगाल का राजा, ठीक है, यानी कि देवगुप्ता एंड शशांक दोनों मिलकर, ये दोनों एक साथ मिलकर जो है उसको अटैक किए, ठीक है, किसको, मुखरीज को, जो मथुरा कन्नौज अयोध्या के नगर में मुखरीज को, और यहाँ के जो राजा है गृहबर्मन है उसको जो है मार दिए थे। यहाँ के जो राजा है गृहबर्मन को मार दिया, अलग से जेलसी हुआ, एक तरफ से कह सकते हो, ठीक है। जब ये दोनों मेट्रोमोलायंस में एक साथ हो गए थे, ये चीजें मलवा के राजा देवगुप्ता और बंगाल के राजा शशांक को पसंद नहीं आया था, और दोनों एक साथ आए थे और ये लोग जो है गृहबर्मन का हत्या कर दी थी। क्लियर है पॉइंट, जाहिर सी बात है, मतलब यानी कि जो राज्यवर्धन है, ठीक है, जिसकी सिस्टर को शादी किए थे गृहबर्मन, तो हत्या कर दी थी। तो ऑब्वियसली बात है जो राज्यवर्धन होंगे उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ बदला लेंगे, है ना, अपने सिस्टर, अपने जीजू हैं, ठीक है, अपने सिस्टर हैं, सिस्टर मतलब जीजू को मार दिए थे। तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो है राज्यवर्धन ने देवगुप्ता और बंगाल का जो शशांक, दोनों रूलर के खिलाफ जो है जंग छेड़ दिया था। जंग में क्या हुआ था, देखिए जंग में उसने जो है राज्यवर्धन ने देवगुप्ता को मार दिया था, राज्यवर्धन ने देवगुप्ता को हरा दिया था, कैप्चर करके हरा दिया था। उसके बाद जो है मलवा जो है राज्यवर्धन के साइड में आ गया था, ऑब्वियसली बात है, हराने के बाद, ठीक है। उसके बाद शशांक को पता था कि राज्यवर्धन जो है पावरफुल है, और राज्यवर्धन जो है सही तरीके से, सच बताऊं तो वो राज्यवर्धन को नहीं हरा सकता, यानी कि बंगाल का जो राजा है वो उससे पुष्यपुत्री किंगडम को नहीं हरा सकता, क्योंकि ये लोग पावरफुल थे उनसे। इसलिए उन्होंने धोखे से छल कपट करके शशांक जो है, मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि प्रिय राज्यवर्धन को भी मार दिया था। यानी कि अब जो है मलवा भी नहीं बचा, और शशांक जो है राज्यवर्धन को मार दिया। तो राज्यवर्धन को जब मार दिए थे, हर्षवर्धन को कितना एज हुआ था, 16 ईयर एज हुआ था, और उस टाइम पे पुष्यभूति जो संभाले थे, जो राजा बने थे, वो है हर्षवर्धन। अब फिर हर्षवर्धन जो है किसको, शशांक को बदला लेंगे। फिर जब हर्षवर्धन आएंगे अपने शशांक को बदला लेंगे, वो अपना जीजू का बदला भी, और बहन का बदला भी, और अपना भाई का बदला भी, तो उनको लेंगे। और जब हर्षवर्धन आएंगे शशांक को वो खत्म कर देंगे, क्लियर है पॉइंट? अब समझ में आया कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? सिंपल एक लाइन में बता रहा हूं अभी। अब एक लाइन में बता रहा हूं, ठीक है, 1 लाइन में सुन लीजिए। सिंपल सी बात है, ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है, अपना एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है, दैट इज मुखरीज से मैट्रिमोनियल अलायंस कर देते हैं, यानी कि दोनों एक साथ हो जाते हैं। कैसे? हर्षवर्धन के सिस्टर जो है मुखरीज का राजा गृहबर्मन से शादी कर लेते हैं और दोनों एक तरफ हो जाते हैं। तो दोनों जब एक तरफ होते हैं उस टाइम पे मलवा का राजा देवगुप्ता और शशांक, ये दोनों एक साइड होके उनके खिलाफ लड़ते हैं, और ये दोनों मिलकर जो है उसको खत्म कर देते हैं, उनको मार देते हैं। जिसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन उस टाइम पे किंग थे, बदला लेते हैं, तो बदले में उसको मार देते हैं, मलवा के राजा, ठीक है, देवगुप्ता को। लेकिन बंगाल का राजा छल कपट से ये मार देता है किसको, राज्यवर्धन को, ठीक है। तो अब उसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन के जगह पे अपने 16 साल की उम्र में आ जाते हैं हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन जो है मलवा को तो मार चुके थे, देवगुप्ता को, उन्होंने शशांक को भी मार देते हैं। क्लियर है पॉइंट?
और मतलब पूरा टेरिटरीज, ये भी और ये भी हर्षवर्धन के टाइम पे हर्ष का हो जाता है, हर्षवर्धन जी का हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो हर्षवर्धन जो है 606 एडी में आते हैं। उससे पहले देखो शशांक के बारे में। शशांक जो है सेवाइट माने यानी कि शिव भक्त। शशांक जो है शिव भक्त था बट एंटी बुद्धिस्ट था। एंटी बुद्धिस्ट का मतलब है बुद्धिज्म के खिलाफ था, बौद्ध धर्म के खिलाफ था। और जो बोधि ट्री है उसको कटवा दिया था। किसने? शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है, ही डैमेज द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड एट गया एंड कट डाउन द बोधि ट्री। जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था उसको भी भंग कर दिया था। उसके अलावा जो बोधि ट्री है, फेमस बोधि ट्री है, उसको भी काट दिया था। ये जो है शिव जी का भक्त था, सेवाइट जिसको कहते हैं, और एंटी बुद्धिज्म के खिलाफ उनके मोनेस्ट्री, उनके बोधि ट्री को कट कर दिया था। ये जो है शशांक। ठीक है, अब देखो, अब जो है जब हर्षवर्धन आएंगे, हर्षवर्धन को हुआ था 16 साल। ठीक है, जब राज्यवर्धन को मार दिया गया था। ठीक है, शशांक ने ही मारा था। तो हर्षवर्धन जब आएंगे उनके पास दो कंडीशन था। एक है शशांक, ठीक है, उसका जो दुश्मन, उसको बदला लेना था अपना भाई का। और एक है उनका जो एक सिस्टर है जो कि अपने आप को जो है मारना चाहती थी, सुसाइड करना चाहती थी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन जब राजा बने थे, दोनों कंडीशन उनके साथ था कि लड़ाई करेंगे और सुसाइड से पहले अपने सिस्टर को बचाएंगे। तो उन्होंने ये काम किया कि उनके जो सिस्टर जो सुसाइड जंगल जाके जो है अपने आप को सुसाइड करने वाली थी, ठीक है, अपने आप को मार देने वाली थी, उनको पहले बचा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो शशांक से भी लड़ाई करते हैं और शशांक को भी हरा देते हैं। शशांक को भी मतलब अपने बहन को बचा लेते हैं सुसाइड से, उसके बाद शशांक को भी हरा के उसको भी, ये डायनेस्टी जो है शशांक का भी, वो हर्षवर्धन कैप्चर कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखो हर्ष के टाइम पे कौन कौन सा एरिया में कैप्चर किया था। तो सिंपल सी बात है, ये जो है पुष्यभूति तो उनका था ही, मुखरीज, ये मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, ये उनको तो सपोर्ट करते ही थे। उसके साथ साथ जो मलवा, ठीक है, मलवा एरिया था, उसको भी ये लोग जो है हरा चुके थे, ये भी जो है उनके तरफ हो गया था। ठीक है, तो ये जो है ऑलरेडी हुआ था। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है टोटल ये जो नॉर्थ इंडिया का एरियाज है, टोटल नॉर्थ, ये केवल चालुक्यों को छोड़ के टोटल ये जो एरियाज है, ये जो है हर्षवर्धन के साथ मतलब सपोर्ट में हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर एक एक करके देख लो। ठीक है, तो ये जो है पुष्यभूति, मलवा, ठीक है, मलवा तो हो गया था। हर्ष ड्रोव टू शशांक फ्रॉम कनौज एंड ही मेड कनौज एज द न्यू कैपिटल। ठीक है, तो मतलब जो है कानपुर, अब जो है उनका हर्ष का राजधानी क्या बना था? कनौज बना था। ठीक है, शशांक को भी हटा के कनौज कर लिया था, अब राजधानी जो है कनौज बना था। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो एरियाज हैं, ठीक है, हर्ष फॉट अगेंस्ट द ध्रुव सेना टू ऑफ वल्लभी एंड डिफीटेड हिम। ठीक है, अब देखो ये जो बल्लभी के, ये जो एरिया है बल्लभी का एरियाज, ये जो एरियाज है बल्लभी के एरियाज है। तो बल्लवीज के जो राजा थे ध्रुव सेना सेकंड, ठीक है, ध्रुव सेना सेकंड, वो जो है किंग ऑफ बल्लवी। ठीक है, उन्होंने बल्लवी के साथ भी लड़ा था और बल्लवी को भी जो है कैप्चर कर लिया था अपनी तरफ, मतलब कैप्चर कर लिया था बल्लवी को भी। ठीक है, अब देखो उनके खिलाफ ये जो है, ये मतलब जो कन्नौज एरियाज है, मलवा हो गया, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है कि उन्होंने जो नेपाल रीजन है, नेपाल हैड एक्सेप्टेड द हर्ष ओवर ओनरशिप। ठीक है, नेपाल को भी उन्होंने जो है कैप्चर कर लिया था, नेपाल को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद ये जो सिंध एरिया है, सिंध एरिया को भी उसने कैप्चर कर लिया था। हालांकि सिंध के बीच में हर्ष अनदर कैंपेन अगेंस्ट द रूलर ऑफ द इंडिपेंडेंट सिंध, बट इट इज नॉट क्लियर वेदर सिंध कैंपेन वाज सक्सेसफुल और नॉट। देखो सिंध को भी कैप्चर किए थे, बट सिंध के बारे में ये क्लैरिटी नहीं है कि उसको कैप्चर कर हराए थे या वो ऐसे ही उसके ऊपर जो है रूल कर लिए थे। एक चीज होती है ना, एक हराना, कंप्लीटली हरा देना। एक होती है कि नहीं चलो आप फ्यूडरीज के हिसाब से रहो, मतलब हम लोग शासन करेंगे, आप जो है टैक्स दो। बट एनीवे
सिंध भी जो है उनके सपोर्ट में आ गया था, चाहे हारे या जीते अलग बात है, सिंध भी जो है हर्षवर्धन के टेरिटरीज में आ गया था। बस एक ही चीज बचा था, वो क्या है, दैट इज नोन एज चालुक्य। ये जो है, ये जो एरिया है चालुक्य का, ठीक है। तो हर्ष ने जो है चाणक्य के ऊपर भी आक्रमण किया था, ठीक है। चाणक्य के ऊपर भी रूलर उस टाइम पे पुलकेशिन सेकंड थे उस टाइम पे रूलर, ठीक है। हालांकि चाणक्य को हर्षवर्धन जो है कैप्चर नहीं कर पाए थे, चाणक्य को कैप्चर नहीं कर पाए थे, और जो पुलकेशिन सेकंड है ये हर्ष को यहां पर हरा दिए थे। और ये चीजें कहां पर मेंशन है, ये चीजें जो है एहोल इंस्क्रिप्शंस जो पुलकेशिन सेकंड ने ही लिखवाए थे, वहां पर इस बात का जिक्र है कि हर्ष को उन्होंने हराया था। और जो चाइनीज ट्राइबलर है जिनका नाम है ह्यंग सेन, चाइनीज ट्राइबलर है जिनका नाम है ह्यंग सेन, उन्होंने भी जिक्र किया है कि हर्ष को जो है पुलकेशिन सेकंड जो है ये चाणक्य के लिए हराया था, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो कलिंग एरिया है उसको भी कैप्चर करेंगे, ठीक है। ये जो कलिंग एरिया है, कलिंग जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ एरियाज है, तो हर्ष का जो मिलिट्री कैंपेन किंगडम ऑफ कलिंग ऑफ ओडिशा वाज आल्सो सक्सेसफुल, मतलब ये को भी कैप्चर। तो सिंपल सी बात है, देखो हर्ष ने जो कैप्चर किया है ये कलिंगा, मलवा, पल्लवीज, सिंध, जम्मू कश्मीर, नेपाल, ये टोटल एरिया, मतलब यानी कि ये टोटल एरिया केवल एक को छोड़ के, चालुक्य को छोड़ के सारे जो एरियाज है, कलिंग है, मलवा है, ठीक है, दैट इज वल्लवी है, सिंध है, कश्मीर है, नेपाल, पूरा नॉर्थन इंडिया का ये जो एरिया है, पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है किसके टेरिटरी में था, हर्ष के टेरिटरी में था। पूरा आप देख सकते हो, ये जो पिंक, ये जो ब्लू कलर है, पूरा जो ये एरिया है, ये सब भी जो है, ये सब जो है, तो इवन इनफैक्ट ये सब भी जो है हर्ष के एरिया में आता था। देखो दो प्रकार रूल था, एक है डायरेक्ट कंट्रोल था हर्ष का, एक है अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो पूरा जो ब्लू कलर है उसमें से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, जिसमें से मलवा है, ठीक है, कलिंग है, ठीक है, देन उसके बाद जो है बल्लवी है, ठीक है, कनौज है, ये जो एरियाज है, पाटलिपुत्र, ये जो एरियाज है डायरेक्ट कंट्रोल है। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो चीज नेपाल है, जम्मू कश्मीर है, सिंध का एरिया है, ठीक है, ये जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल में है। आप देख सकते हो यहां पर मेंशन है, क्लियरली मेंशनड है। जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो है राजस्थान का एरिया, पंजाब का एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया, बिहार जो पाटलिपुत्र वगैरह है बिहार का एरिया, और कलिंग जो है उड़ीसा का एरिया। और कुछ एरिया जो है अंडर इन्फ्लुएंस यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रोल था, जैसे कि कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने कैप्चर किया था, नेपाल भी जो है ट्रिब्यूटरीज देता था, ठीक है, सिंध वालों ने भी उनको ट्रिब्यूटरीज देते थे, उसके साथ साथ आसाम में भी, ठीक है, उसके साथ साथ गुजरात के एरियाज में भी, ठीक है। तो ये सब जो है इनडायरेक्ट वे में था, और ये जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गुप्त एम्पायर के बाद जो अंतिम पावरफुल एम्पायर जो था वो है हर्षवर्धन, यानी कि प्राचीन भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल, मोस्ट डोमिनेटिंग रूलर, जो कि 40 साल तक भी रूल किए थे और सबसे बड़ा एरिया पे भी रूल किए थे नॉर्दर्न इंडिया में, तो वो है हर्ष के बारे में देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये हिंदू रूलर के हिसाब से प्राचीन भारत का सबसे बड़ा रूलर, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं। बट कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वो हिंदू रूलर कैसे हैं, वो पहले हिंदू थे, बाद में जो है बुद्धिज्म को अपनाया था, ठीक है, हीनयान बन गए थे, उसके बाद जो है महायान बन गए थे, तो हिंदू रूलर कैसे। दूसरा है वो पूरे सबसे बड़ा रूलर कैसे हो सकते हैं, मतलब वो तो केवल नॉर्थ इंडिया ये एरिया पे कैप्चर किए थे, साउथ को तो नहीं कर पाए थे। हालांकि अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग व्यूज है, बट एक चीज कहना यहाँ पर चाहूंगा कि हर्ष जो है प्राचीन भारत का गुप्त पीरियड के बाद सबसे पावरफुल रूलर कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हर्ष, ठीक है। अब देखिए हर्ष एंड एक्सटेंड ऑफ वर्धना एम्पायर, वर्धन साम्राज्य का इतिहास और विस्तार, ठीक है। देखो अगर टेरिटोरियल एक्सटेंड की बात करें, एरिया की बात करें, टेरिटोरियल एक्सटेंड की बात करें, ठीक है, तो हर्ष जो है टोटल नॉर्थ
एरिया में, उसके साथ साथ ईस्ट में, ठीक है। एम्पायर जो है प्रेजेंट डे जो है ओडिशा में, ठीक है, देन बंगाल में, ठीक है, पंजाब एरियाज में हमने जो डिस्कस किया था, और एंटायर इंडो गंगाटिक प्लेन जिसमें यूपी बिहार ये सब आएंगे उसमें कैप्चर था, ठीक है, सीधी सी बात है, उसमें कैप्चर था। उड़ीसा बंगाल पंजाब और पूरे गंगा मैदान, ठीक है, वर्तमान राज्य में शामिल थे, ठीक है। उसके साथ साथ बर्दना एम्पायर कंपेयर टू डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ टेरिटरीज, दो प्रकार का जो हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है, विशिष्ट दो प्रकार का, ठीक है। पहला क्या है, एक है डायरेक्टली अंडर द हर्ष रूल, एक है स्टेट किंगडम दैट हैड बिकम द फ्यूडिटरीज मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल। जो डायरेक्ट कंट्रोल हमने अभी डिस्कस किया था इंक्लूडिंग द सेंट्रल प्रोविंसेस है, गुजरात है, बंगाल है, कलिंगा है, राजपूत है, ठीक है, जो डायरेक्ट कंट्रोल में है गुजरात, बंगाल, कलिंगा और राजपूत, ठीक है। उसके साथ जो इनडायरेक्ट कंट्रोल में है सच एज दिस इज जलंधर, कश्मीर, नेपाल, सिंध एंड दैट इज कमरूपा, ठीक है। तो ये कश्मीर, नेपाल, सिंध, कमरूप, ठीक है, जलंधर, ये सब जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल था, अभी मैंने पिक्चर में आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद देखो, डिस्पाइट हिज अकम्प्लिशमेंट वर्धन एम्पायर फेस्ड challenges स्पेशली फ्रॉम द साउथ किंगडम एंड एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, वर्धन एम्पायर जो है पावरफुल था, बट साउथ के जो किंगडम को वो कैप्चर नहीं कर पाया था, साउथ के किंगडम के साथ वो हार गया था, जो मेंशन भी है, ठीक है। उसके बाद देखो, हर्ष के डेथ के बाद जो है ये जो है एक तरफ से इतना इंपैक्टफुल, इतना पावरफुल नहीं होता, उसका पतन हो गया था, ठीक है। हर्ष के मृत्यु के बाद, हर्ष के डेथ के बाद द एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इवेंचुअली, ठीक है। वो चाहे वो एक तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से और एक इस इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से भी एक तरफ से वो हर्ष के बाद जो है पतन हो गया था, ठीक है। उसके साथ साथ जो है हर्ष इज कंसिडर्ड टू बी द, यू कैन से, पीरियड प्रॉस्पेरिटी एंड लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ और नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से जो समृद्ध था उनके टाइम पे। हिज एम्पायर एक्शन एंड इन्फ्लुएंस मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसलिए वो वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टेबल रूलर और सिग्निफिकेंट रूलर हैं, ठीक है ना। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एम्पायर, ठीक है, प्रशासन और साम्राज्य। अगर मैं गुप्त एम्पायर से कंपेयर करूं, मौर्य एम्पायर से कंपेयर करूं, तो हर्षवर्धन का एम्पायर भी कम नहीं था, हालांकि वो गुप्त एम्पायर से, मौर्य एम्पायर से बहुत सारे चीज उन्होंने सीखा था, बहुत सारे चीज उन्होंने अपनाया था, इसकी वजह से ही वो 40 साल तक रूल कर पाए थे, बिकॉज ही लर्नड मेनी थिंग फ्रॉम द मगध एम्पायर एंड मेनी थिंग फ्रॉम द गुप्त एम्पायर, और मगध एम्पायर से सीखने के बाद वो शासन चलाए थे, इसलिए ये शायद इतना पावरफुल थे। एंड सिमिलरिटी इन द गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, अगर हम गुप्त एम्पायर से कंपेयर करें, प्रशासनिक प्रथाओं और समानता का संकेत देती है, ठीक है। शासन और प्रशासनिक चीजें, गवर्नेंस कह सकते हो, और एडमिनिस्ट्रेशन काफी सिमिलर था, ठीक है। एक और चीज है, नो एग्जिस्टेंस ऑफ द स्लेवरी, ठीक है, दास प्रथा, ठीक है, दासता का कोई अस्तित्व नहीं था, मतलब कोई स्लेवरी, स्लेव, गुलाम जिसको कहते हैं, गुलाम उस टाइम पे नहीं थे, हुआ करते थे, ठीक है। और पीपल एंजॉयड फ्रीडम, ऑटोनॉमी, सबका अपना अपना स्वतंत्र होता था, कोई गुलाम, जैसे कि गुलाम क्या होता है, इंसान को बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। अब जैसे गुलाम वंश जो है उसके बाद आएगा, उसके बाद दास प्रथा होगा, गुलाम होगा, बेचे जाना इंसान को और खरीदे जाना, तो इस टाइम पे गुलाम नहीं था कोई, ठीक है। उसके साथ साथ देखो द एम्पायर टुक स्पेशल एरियाज द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय कंस्ट्रक्टिंग द रेस्ट हाउस, यानी कि विश्राम गृह का निर्माण, ठीक है, जो गरीब लोगों के लिए, खासकर गरीब लोगों के लिए, उनको सेवा करने के लिए, या फिर जो अलग अलग लोगों को सेवा करने के लिए, एक लोगों के डेवलपमेंट के लिए विश्राम, एक तरफ से कह सकते हो कंस्ट्रक्टेड द रेस्ट हाउस, उन्होंने जो है विश्राम गृह का निर्माण किया था, जो कि गरीब के कल्याण के लिए, उनको ध्यान रखने के लिए थे। तो एक तरफ से कह सकते हो कि हर्षवर्धन जो है एक अच्छे शासक थे, जिसको बेनोवेलेंट भी कहा जाता है। बेनोवेलेंट का मतलब है जो प्रजा के मतलब सुख के बारे में सोचना, परोपकारी राजा, ठीक है, दैट इज नोन एज, ही इज कंसीडर्ड टू बी द बेनोवेलेंट एम्पायर, यानी कि परोपकारी सम्राट, जो परोपकार मतलब लोगों के भलाई के लिए सोचता हो, उसको बेनोवेलेंट कहा जाता है। उसके साथ साथ टैक्सेस के मामले में बताऊं
तो टैक्सेशन के मामले में भी उतना ज्यादा बर्डन नहीं था, उतना ज्यादा नहीं दिया जाता था, ठीक है, चाहे कराधान हो तो उस टाइम पे भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे और जितना ये नहीं था। और इकोनॉमी की बात करें तो वो आत्मनिर्भर थे, शील थे, वो सेल्फ सफिशिएंट थे। अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो लोग आत्मनिर्भर थे, सेल्फ सफिशिएंट थे। ऑब्वियसली बात है, उस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में टैक्स या जमीन पे टैक्स उतना ज्यादा नहीं था, कम था, जिसकी वजह से लोग खुश भी थे और जो है सुखी में भी रहते थे। देन उस टाइम पे हिज कैपिटल वाज कनौज, जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। कैपिटल जो है कनौज को बनाया गया, तो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। एंड बिकम वाइब्रेंट सेंटर ऑफ कल्चर लर्निंग, इट अट्रैक्ट्स आर्टिस्ट, पोएट, रिलीजियस लीडर्स, स्कॉलर्स फ्रॉम द डिस्टेंस, फोस्टरिंग द रिच एंड एनवायरमेंट। ठीक है, जाहिर सी बात है, उनका जो है राजधानी कहाँ पर, कन्नौज है। ठीक है, संस्कृति और सीखने का एक जीवंत केंद्र बन गया। इसने दूर के क्षेत्र में कलाकारों, कवियों, धार्मिक नेताओं और विद्वानों को आकर्षित किया, जो कि चाहे आर्टिस्ट के लिए हो, चाहे जो है मतलब स्कॉलर के लिए हो, ठीक है, एक तरफ से रिलीजियन लीडर के लिए हो, ये एक अट्रैक्टिव प्लेस बना रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने जो है आर्ट एंड एजुकेशंस, ठीक है, आर्ट एंड एजुकेशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, वो खुद भी एक जो है ऑथर थे। ठीक है, हिमसेल्फ वाज एन ऑथर। उन्होंने जो है 3 किताब, संस्कृत में 3 किताब लिखे थे, नागानंद, ठीक है, रत्नावली एंड जो है प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, उन्होंने जो है 3 संस्कृत में नाटक बनाए थे, एक है नागानंद, एक रत्नावली और एक है प्रियदर्शिका। हालांकि मैं बता दूं वो खुद भी राइटर थे। उसके अलावा जो नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि गुप्त पीरियड के टाइम पे था, कुमार गुप्त ने जिन्होंने बनाया था, वो सबसे पीक में, सबसे टॉप में, सबसे हाईएस्ट जो है हर्षवर्धन के टाइम पे था। दो दैट वाज क्रिएटेड बाय कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त के टाइम पे मैंने बताया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में ग्रेट प्रोफेसर वाज देयर। उसके साथ साथ वहां पर जो है मेडिसिन, बुद्धिज्म, वेद, ठीक है, महायाना, ठीक है, हिनयान, उसके साथ साथ जो है लॉजिक, ये सब की जो है शिक्षा होती थी। और 3000 वर्ल्ड के 3000 से भी ज्यादा स्टूडेंट वहां पर पढ़ते थे। कई सारे प्रोफेसर हुआ करते थे, हर चीज में उनका ज्ञान होता था। ठीक है, चाहे दर्शन में हो, चाहे साइकोलॉजी में हो, चाहे फिलोसॉफी में हो, चाहे वो वेद में हो, चाहे वो बुद्धिज्म में हो, हर चीज का ज्ञान होता, तर्क में हो, लॉजिक में। ठीक है, और वहां का रहना, खाना और पीना वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। हालांकि जैसे कि मैंने बताया था, नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम होती है, वहां पर क्लियर करने के बाद 7 साल जो है सरकार की तरफ से फ्री होता है। तो वो भी एक तरफ से ऐसा सिस्टम था कि वहां पर एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी में, और उसको क्लियर करोगे तो वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हो। और एक बार स्टूडेंट होने के बाद रहना, खाना और रहना सब कुछ जो है, एजुकेशन सब कुछ जो है फ्री था। और फ्री कौन करेंगे, जो राजा जो रूल कर रहे थे वही फ्री करेंगे। ऑब्वियसली बात है, किसी को तो देना पड़ेगा। तो राजा जो टैक्स वसूल करते थे, जैसे कि स्टार्टिंग में तो कुमार गुप्त थे, अब जैसे कि हर्षवर्धन है, तो जो टैक्स वसूल किया जाता था गांव में से, और उसमें से 100 से 200 गांव का जो टैक्स आता था, राजा खुद नहीं रखते थे, सीधा जो है यूनिवर्सिटी को जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी को जाता था। जो ये कुमार गुप्त के टाइम पे हुआ था, ये जो है हर्षवर्धन के टाइम पे हुआ था। और जितने भी रूलर थे, नालंदा यूनिवर्सिटी जब तक था, जो भी राजा रूल कर रहे थे मगध के, ठीक है, तो वो जो खर्चा 100-200 गांव का जो टैक्स आता था, वो खुद खर्चा नहीं करते थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए, जो बच्चों का रहने, खाना पीना, सब एडमिनिस्ट्रेशन, सब के खर्चों में जाता था। ये हर्ष के टाइम पे भी वो था और कुमार गुप्त के टाइम पे भी वही था। ठीक है, एंड वो खुद ही अच्छे राइटर हैं। ठीक है, 3 संस्कृत प्ले, दैट इज नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, उसके साथ as a patron of art and education, Hearst allows significant portion of his revenue to support the scholar and promote learning. ठीक है, वो खुद जो है एक आर्टिस्टिक थे, खुद जो है राइटर थे, इसलिए उनका जो एक तरफ से बहुत रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा जो है स्कॉलर टू प्रमोट। देखिए, कला और शिक्षा के संरक्षक के रूप में हर्ष ने
विद्वानों का समर्थन करने और सीखने को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है आवंटन किया, मतलब रेवेन्यू में। और ये एक अच्छा इंसान भी थे, बेनेवोलेंट रूलर। हर एक 5 साल में नॉर्मली जो है रिलीजियस गैदरिंग करते थे और हर एक धर्म के लोगों को बुलाया जाता था। केवल ऐसा नहीं कि केवल बुद्ध धर्म को, हर एक धर्म को लोगों को बुलाया जाता और अपने खजाने से, अपने जो है शाही अपने खजाने से वो सबको गिफ्ट देते थे, सोना मोती हीरा माणिक्य गिफ्ट दिया करते थे सबको। ये उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द renowned नालंदा यूनिवर्सिटी रीच इट्स जेनिथ, it was prestigious सेंट्रल ऑफ लर्निंग, अट्रैक्ट स्टूडेंट एंड स्कॉलर फ्रॉम ऑल वाइड। देखो उनके शासन काल के दौरान प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरम चरम पर पहुंच गया था। यह सीखने के लिए एक प्रतिष्ठित केंद्र था जो दूर दूर से छात्र और विद्वान को आकर्षित करता था। और जाहिर सी बात है, और देखो नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग जो है 10,000 छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक के संयोग के साथ एक प्रभावशाली नामांकन का दावा किया गया था। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी बोस्ट एन इम्प्रेसिव एनरोलमेंट विद अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्टूडेंट एंड ए फैकल्टी अबाउट 2,000 टीचर्स। तो मैंने कहा था 3,000 जो एडमिशन वो जो स्कंदगुप्त के टाइम पे था, हर्ष के टाइम पे ये कहा गया है 3,000 से बढ़कर जो है 10,000 स्टूडेंट तक जो एनरोल करते थे और 2,000 तो टीचर हुआ करते थे। तो ये सब का देख रेख खान पान सब कुछ जो है हर्षवर्धन खुद करते थे। हालांकि कोई भी राजा होता था वही करते थे। तो हर्षवर्धन तो खुद जो है राइटर थे, खुद जो है ये सब के मतलब एक तरफ से फॉलोअर थे, तो वो खुद करते थे, ठीक है। अब देखो द करिकुलम एट द नालंदा, ठीक है, नालंदा के पाठ्यक्रम, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, जैसे कि वेदस है, ठीक है, बुद्धिज्म है, वेदस है, बुद्धिज्म है, फिलोसॉफी है, लॉजिक है, अर्बन प्लानिंग है, मेडिसिन है, लॉ है, एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। उसके साथ हीनयान, महायान, बौद्धिक हर चीज जो है पढ़ाया जाता था। उस टाइम पे टोटल पॉपुलेशन कितना होगी? 30 करोड़ के आसपास हो सकती है टोटल मिला के। 30 करोड़ भी नहीं होगा, रुको उस टाइम पे नहीं 15 में भी 15 करोड़ के आसपास हो सकती है शायद, आसपास। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट है। द करिकुलम, ठीक है, करिकुलम, ठीक है, करिकुलम ऑफ नालंदा इट वाज डाइवर्स एंड एनकम्पास्ड वेरियस सब्जेक्ट लाइक जैसे कि वेद, बुद्धिज्म, फिलोसॉफी, लॉजिक, अर्बन प्लानिंग, ठीक है, मेडिसिन, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, ये सब जो था, ठीक है, हर एक चीज का था। वेद के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, उसके साथ साथ दर्शन, तर्क, ठीक है, शहरी नियोजन, ठीक है, चिकित्सा, कानून, ठीक है, खगोल विज्ञान, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में शामिल था। उसके साथ साथ वो खुद हर्ष पेट्रोनाइज एक्सटेंड ऑफ द लिटरेचर एज वेल एज द ही अपॉइंट बाणभट्ट, उनका जो मेन कवि हुआ करते थे वो बाणभट्ट, ए फेमस राइटर एंड पोएट एज द अष्टना कवि। अष्टना कवि का मतलब है मेन पोएट इन द प्राइमरी कोर्ट। अपने दरबार पे बाणभट्ट जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट है। अपने दरबार में मुख्य कवि के हिसाब से, मेन कवि के हिसाब से वो रहा करते थे उस टाइम पे। एंड हर्षवर्धन सपोर्ट लिटरेचर एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूटेड द फ्लोरिशिंग। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, बाणभट्ट जो है उनके, देखो आस्थाना कवि का मतलब मेन कवि होता है, ठीक है, और आर्ट लिटरेचर को वो पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। देखो उनका रिलीजियस लाइफ के बारे में बात करूं तो स्टार्टिंग में वो शिविज्म थे। शिविज्म का मतलब है शिव जी का भक्त, डिवोटी ऑफ शिव, शिव जी का भक्त, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने जो है बुद्धिज्म को अपनाया था। शिविज्म के बाद उन्होंने जो है बुद्धिज्म को अपनाया था, यानी कि बिकम एन एडेंट, दैट इज हीनयान। बुद्धिज्म का अलग अलग है ना, हीनयान, महायान एंड वज्रयान, ठीक है, हीनयान को अपनाए थे। बट लास्ट स्टेज में वो बुद्धिज्म का महायान को अपनाए थे, बुद्धिज्म का
महायान को अपनाए थे। और ये दैट इज देखो, ये किसके इन्फ्लुएंस पे, दैट इज ह्यंग संग कन्वर्टेड हिम टू महायान बुद्धिज्म। जो ह्यंग संग कौन है, ये चाइनीज ट्रैवलर है, चाइनीज ट्रैवलर ह्यंग संग। ह्यंग संग जो है चाइनीज ट्रैवलर जो है, उनको जो है हीनयान से महायान किए थे। मतलब इनिशियल, मतलब उनका धर्म देखिए, हिंदुइज्म भी है और बौद्ध धर्म भी है। हिंदुइज्म में सिविज्म, ठीक है, पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, और बुद्धिज्म में हिनायन, उसके बाद महायान हो गए थे, ठीक है। तो हालांकि मैंने बताया था रिलीजियस टॉलरेंट, हर एक धर्म को रेस्पेक्ट करते थे ये, हर एक धर्म के लोगों को मतलब मानते थे। और एक चीज देखिए उनके टाइम पे, देखो सबसे पहला चीज, फॉलो द टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी मतलब धर्म सहिष्णु जिसको कहते हैं, हर एक धर्म को मानना, हर एक धर्म को मानना। बट अपने टाइम पे, ठीक है, एनिमल फूड, जानवर को मारना, ठीक है, प्रोहिबिटेड था, मना था। उसके साथ साथ जो है एनिमल किलिंग, जानवर का हत्या, जीव का हत्या, ठीक है। देखो जीव का हत्या यानी कि एनिमल फूड, यानी कि नॉन वेज कह सकते हो, नॉन वेज खाना मना था उन टाइम पे, ठीक है। उसके साथ जीव हत्या भी, अगर जीव हत्या करते हुए पाए गए या नॉन वेज खाते पाए गए तो जो है प्रॉपर पनिशमेंट मिलते थे, पनिशमेंट दिए जाते थे, ठीक है। उसके साथ साथ हर एक 5 साल में, हर एक 5 साल में जो है वो रिलीजियस गैदरिंग करते थे, जिसमें जिसमें बहुत सारे रिलीजियस लोगों को बुलाते थे, बहुत सारे रिलीजियस लोगों को बुलाते थे और वो गिफ्ट देते थे, कॉस्टली प्रेजेंट सब देते थे। बढ़िया चीज है, वो खुद आर्ट कल्चर लिटरेचर के वो मुरीद रहे हैं, खुद जो है हर एक धार्मिक लोगों को बुला के जो है हर एक 5 साल में गिफ्ट देते थे, अच्छी बात है। एंड एस्टैब्लिश द ट्रैवलर रेस्ट ऑल ओवर हिज किंगडम, जो मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया था, ठीक है, रेस्ट रूम वगैरह किए थे ताकि गरीब लोगों को हेल्प हो, वहां पर रह सकें, है ना। तो बेनोवलेंट किंग है, तो उन्होंने जो है 2 बड़े कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें सारे धर्म के लोगों को बुलाए थे। एक है इलाहाबाद में और एक है कनौज में, एक है इलाहाबाद में और कनौज में। और हर एक धर्म के लोगों को बुलाया कि उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिया करते थे, इलाहाबाद और कनौज। तो सबसे देखो, कनौज असेंबली जो हुआ था जिसमें 28 डेज तक चला था, कनौज असेंबली हुआ था जिसमें सारे मतलब राजा महाराज के साथ साथ जितने भी धार्मिक लोग हैं सबको बुलाए थे। मतलब जो कनौज असेंबली हुआ था 23 दिन तक चला था, जिसमें 20 किंग्स, 20 राजा महाराज थे, 1000 स्कॉलर फ्रॉम द नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के 1000 स्कॉलर को बुलाया गया था, विद्वान को बुलाया गया था। 3000 जो है हीनयान एंड महायान, जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे, उनमें से 3000 लोगों को बुलाया गया। और 3000 ब्राह्मण एंड जैन्स को भी बुलाया गया। मतलब हर एक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एंड स्कॉलर, राजा महाराज, सबको देखो, उसमें से 20 किंग्स को बुलाया गया, 20 राजा को बुलाया गया, हर एक धर्म के लोगों को बुलाया गया। देखो 3000 हीनयान और महायान यानी कि बुद्धिज्म, 3000 जो है ब्राह्मण यानी कि हिंदुइज्म, जैनिज्म को भी बुलाया गया। मतलब दैट इज हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है और जैनिज्म के लोग भी हैं। उसके बाद 1000 स्कॉलर फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के विद्वान को बुलाया गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो हर प्रकार के लोग हैं, राजा महाराज हर प्रकार के, हर्स इनवाइटेड रिप्रेजेंट ऑल रिलीजियस सेक्शन एंड किंग ऑफ अवर स्टेट। उसमें क्या हुआ था, ठीक है, ह्यन संग, उसमें जो है ह्यन संग ने क्या किया था, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ महायाना डॉक्ट्रिन्स एंड एस्टैब्लिश्ड इज सुपीरियर ओवर अदर। देखो उसमें एक गलती क्या हो गई थी कि ह्यन संग जो था, वो चाइनीज ट्राइबलर जो था, उसने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जो बौद्ध धर्म के महायान प्रिंसिपल है, बौद्ध धर्म के जो महायान वाले हैं वो थोड़ा सा सुपीरियर है, उनको सुपीरियर दिखाने की कोशिश किया था। और ये चीजें लोगों को पसंद नहीं आया, हिनयान को नहीं पसंद आया, ये ब्राह्मणिज्म को भी नहीं पसंद आया, ये जैनिज्म को भी नहीं पसंद आया। इसलिए एक तरफ से उसके बाद जो है वायलेंस हो गया था। इनफैक्ट कुछ लोग तो हर्षवर्धन को और ह्यंग संग को मारने की कोशिश भी कर रहे थे, हालांकि वो मार नहीं पाए थे, बट एक तरफ से वायलेंस हो गया था। हालांकि जितने भी लोग आए थे सबको जो है राजा ने अपने गिफ्ट दिए थे, बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह देके उनको प्यार से भेजा था, ठीक है। और उसके बाद एक और हुआ था इलाहाबाद, इलाहाबाद में, ठीक है, अटेंडेड बाय मॉन्क एंड सेंट ऑफ ऑल द रिलीजियस सेक्शन, ठीक है। यहां पर भी
ठीक है। तो हर्ष गेव हिज एनोनिमस वेल्थ एज ए गिफ्ट टू द मेंबर ऑफ ऑल द रिलीजियस सेक्शन। तो यहां पर जो है हर्ष जो है जितने भी रिलीजियस लोग आए थे सबको जो है अपने तरफ से गिफ्ट देके प्यार से भेजा था, ठीक है। मतलब कहा जाता है कि सेकंड टाइम में उनका खजाना जो है खाली हो गया था। इनफैक्ट जो पहने थे, जो गहना वगैरह वो भी दे दिए थे। तो ये चीजें है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्ष, ठीक है, ये कह सकते हो। देखो उनके टाइम पे कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम हिंदू में था और जो 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये हुआ करते थे, ठीक है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर वाज देयर, ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम वाज देयर उस टाइम पे भी। उसके साथ साथ अगर मैं स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करूं, देखो हिंदू जहां पर भी डोमिनेट थे प्राचीन काल में, वहां पर महिलाओं का दर्जा इतना अच्छा नहीं था। तो कह सकते हो कि डिक्लाइन, मतलब थोड़ा सा महिलाओं का दर्जा जो है इतना अच्छा नहीं था, डिक्लाइन था, ठीक। उसके साथ साथ सती सिस्टम वाज कॉमन, ठीक है, मतलब आम बात थी विधवा सती। मतलब सती सिस्टम मैंने बताया था, सती सिस्टम का मतलब है कि हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को जिंदा जलाया जाना। और उस टाइम पे तो मेडिकल साइंस इतना डेवलपमेंट नहीं था, लोग जो है जवान एज में भी बहुत मर जाते थे। उसके साथ साथ विडो रीमैरिज वर नॉट अलाउड, ठीक है। विधवा जो है पुनर्विवाह का अनुमति नहीं मिलता था, मतलब नहीं करते थे, ठीक है। खासकर अगर उच्च जाति में हो तो, स्पेशली द हायर कास्ट। तो जो हायर कास्ट महिला थी, हाई कास्ट वुमेन थी, उसको दोबारा मैरिज का अलाउ ही नहीं था, एक तरफ से नहीं कर सकते थे। तो कह सकते हो कि इक्वालिटी वाज नॉट देयर, महिलाओं का थोड़ा सा पोजीशन डाउन था उस टाइम पे। देन उसके बाद देखो रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। हर्ष इनिशियली वर्शिप जो है शिव जी, ठीक है। बाद में एम्बरेस द महायान बुद्धिज्म, बीच में जो है हीनायान भी किए थे। तो शिवजिम के बाद हीनायान, देन महायान, मतलब हिंदू भी थे और बुद्धिज्म में भी कन्वर्ट हो गए थे। और डिस्प्ले द रिलीजियस टॉलरेंस, सभी धर्म को जो है रेस्पेक्ट करना, जिसको धार्मिक सहिष्णुता भी कहा जाता है ना। देन ऑर्गेनाइज ए ग्रेट असेंबली एट दैट इज कन्याभुजा कानपुर में, और पॉपुलर द महायान बुद्धिज्म को पॉपुलर भी किए थे। उसके साथ प्रेजाइडेड ओवर द चाइनीज मंक यंग सन, ठीक है, 63 बीसी में चाइनीज मंक के साथ उन्होंने जो है उसको प्रेजाइड भी किया था, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द हर्षवर्धन, ठीक है। अब हर्षवर्धन का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप पूछ कर सकते हो।